स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक जयपाल भूगोल व्याख्याता आपका जो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा अधिवास यानी सेटलमेंट। और ये अधिवास है आपके बीए बीएड फर्स्ट में जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड है मानव भूगोल। मानव भूगोल की यूनिट है आपकी फिफ्थ, 5वीं इकाई है। और 5वीं इकाई में हमारे सिलेबस में है मानव अधिवास। मानव अधिवास की जो चर्चा है हमने पिछली क्लास में शुरू की थी। पिछली क्लास में हमने मानव अधिवास की चर्चा शुरू की थी और उसमें थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन हमने मानव अधिवास के बारे में पढ़ा था। अब उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर वीडाल डी लाप्लास प्रोफेसर ब्लांस महोदय वो अधिवास के बारे में क्या कहते हैं। मानव द्वारा स्वयं के आवास, लिखिए इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। क्या कहा गया भारत में वीडाल डी लाप्लास ने अधिवास के संदर्भ में कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। अब अगले क्रम में हम लोग A.N. क्लार्क क्या कहते हैं। कुछ परिभाषाएं लिखेंगे हम लोग अधिवास। क्या लिखेंगे? परिभाषाएं लिखेंगे। परिभाषा लिखी है और दूसरी हमारी A.N. क्लार्क महोदय क्या कहते हैं। मानव निवास का कोई भी स्वरूप मानव निवास का कोई भी स्वरूप यहां तक कि एकल ग्रह भी अधिवास हो सकता है। अधिवास यहां तक कि एकल ग्रह अधिवास हो सकता है।
यद्यपि यह शब्दावली प्राय यह शब्दावली प्राय ग्रह समूह के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। ग्रह समूह के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। मानव निवास कोई भी स्वरूप, यहां तक कि एकल ग्रह भी अधिवास हो सकता है, यदि यह शब्दावली प्राय ग्रह समूह के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। अगले क्रम में प्रोफेसर रामलोचन सिंह इन्होंने वाराणसी नगर का नगर नियोजन किया था। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ये क्या कहते हैं अधिवास के बारे में? अधिग्रहण इकाई के रूप में 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 अधिवास मानव के संगठित बस्ती प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। संगठित बस्ती प्रतिरूप को संगठित बस्ती प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत मानव वर्ग रहता है। जिसके अंतर्गत मानव वर्ग रहता है, अपने विभिन्न कार्य करते हैं। अपने विभिन्न कार्य करते हैं। संग्रह करते हैं। एक तीसरा की बात है, संग्रह संचयन की बात है। संग्रह करते हैं या उसका अन्य प्रकार से उपयोग या उसका अन्य प्रकार से उपयोग करता है। मार्ग या गलियां जिनके ऊपर उनका आवागमन होता है, जिनके ऊपर उनका आवागमन होता है, जिनके ऊपर उनका आवागमन होता है, भी समाहित होते हैं,
भी समाहित होते हैं। बहुत लंबी है ये परिभाषा। अधिकरण इकाई के रूप में अधिवास मानव के संदिग्ध बस्ती प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत मानव वर्ग रहता है, अपने विविध कार्य करते हैं, संग्रहण करते हैं या उनका अन्य प्रकार से उपयोग करता है। मार्ग या गलियां जिनके ऊपर उनका आवागमन होता है भी समाहित होते हैं, रामलुचन के अनुसार। फिर हडसन क्या कहते हैं, एक और लिख लें। हडसन की हम बात करते हैं तो हडसन में लिख लें, भूमि का वह भाग, ये भी मिडिल कोमा में है, भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है, जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है। मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है, मानवीय अधिवास कहलाता है। मानवीय अधिवास कहलाता है। भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है, मानवीय अधिवास कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने मानव अधिवास की परिभाषाएं पढ़ ली। अब आगे लिखिए, आगे के क्रम में बढ़ते हुए 2-3 लाइन है वो, इसके सारांश के रूप में लिख लीजिए। सारांश के रूप में किसका सारांश? अधिवास है क्या? अतः अधिवास से तात्पर्य है कि अधिवास से तात्पर्य है कि उन मानव निर्मित घरों के समूह से है। अधिवास से तात्पर्य उन मानव निर्मित घरों से है। अधिवास से तात्पर्य उन मानव निर्मित घरों के समूह से है। घरों के समूह से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या समूह द्वारा जनसंख्या समूह द्वारा निर्मित 1-2 घरों के मिलने से बनी द्वारा निर्मित 1-2 घरों से बनी 1-2 घरों से बनी
पल्ली या पूर्वा से लेकर पल्ली या पूर्वा से लेकर बड़े बड़े नगर और विशाल महानगर, बड़े बड़े नगर एवं विशाल महानगर आदि को सम्मिलित किया जाता है। आदि को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? मानव के घर और मानव के घरों का समूह, और मानव का घर और मानव के घरों का समूह, उसमें एक दो चार घरों का समूह से लेकर बड़े बड़े नगर और महानगर भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? आदिवास कहलाते हैं। सीधी सी बात है, घरों का जो समूह है वो भले ही छोटा हो या बड़ा हो, वो सारे आदिवास कहलाते हैं। अब अगली जो हेडिंग लिखेंगे हम लोग अगले क्रम में, मानव आदिवास की उत्पत्ति व प्रकार। हम लोग चल रहे हैं हमारे सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में जैसे जैसे इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करते हुए आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो लिखिए, हमारी हेडिंग है मानव आदिवास की उत्पत्ति व प्रकार। मानव आदिवास की उत्पत्ति एवं प्रकार। मानव आदिवास की उत्पत्ति एवं प्रकार। देखिए, उत्पत्ति यानी इनका जन्म। घरों का जन्म कैसे हुआ? प्राचीन समय की हम लोग अगर विवेचना करते हैं तो प्राचीन समय में मानव है वो प्रकृति में खुला विचरण करता था। मानव प्रकृति में खुला विचरण करता था और उस खुले विचरण में जैसे ही उसको भूख प्यास लगती थी, और भूख प्यास लगने के बाद इसने जितना यूज में लेना था, जितना खाना पीना था उतना कर लिया, और करने के बाद बाकी जो शेष पदार्थ जो बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, उस बचे हुए के लिए भविष्य की चिंता करते हुए वो क्या करता है? थोड़ी मानव है वो सभी प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है, और अपनी बुद्धि का यहां प्रयोग करते हुए कि शेष जो पदार्थ जो बच गया उसको क्या कर लें? उसका संचय कर लें, उसको संचित कर लें, उसको इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद उसको स्थान की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? उसको स्थान की आवश्यकता पड़ी, यानी जगह की आवश्यकता पड़ी, और जगह भी